देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। इस शो में हम बात करते हैं सिर्फ उन मुद्दों की जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है। इसीलिए हम लगातार महंगाई के खतरे की घंटी बजा रहे हैं और आपसे भी हमारी अपील है कि अगर आप महंगाई पर लगाम चाहते हैं तो 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए, क्योंकि आप घंटी बजाते हैं तो सरकार सुनती है। और सरकार से हमारा सीधा सवाल यही है कि क्या चुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे? अभी से ही ये दलील दी जाने लगी है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण दुनिया में कच्चा तेल पिछले 10 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सवाल है कि भारत पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। क्या तेल की महंगाई जनता का तेल निकालेगी? ये बड़ा सवाल है। यूपी में कावा बाय बाय बाबा बा। भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। भारत माता की। उनको पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। संख्या 80 से पार भी हो सकती है, 90 के पार भी हो सकती है। तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक। चंद घंटे और फिर नतीजा सबके सामने होगा। कहां किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, तो किसके हाथ से सत्ता निकलने वाली है। सारा खेल आंकड़ों का है। जनता ने किसे कितने नंबर दिए, कौन 300 पार पहुंच गया, कौन 100 भी नहीं पार कर पाया। लेकिन चुनावी गणित के इस मीटर के साथ जनता की नजर एक और मीटर पर है और वो है महंगाई का मीटर। तेल की महंगाई का ये मीटर कहां तक जाएगा और कहां जाकर रुकेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन ये सबको पता है कि अब ये मीटर बहुत तेजी से भागने वाला है। आने वाले टाइम में महंगाई तो बढ़नी ही है, नो डाउट, क्योंकि अभी तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो अभी तो केवल इलेक्शन की स्ट्रेटजीज़ को ही प्लान करने में लगी पड़ी है। एक बार वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो ऑब्वियस है कि महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। और उनको तो सिर्फ एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे कि पैंडेमिक था, वॉर चल रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो महंगाई तो बढ़नी ही है, नो डाउट। इस समय महंगाई तो मेन रिलेटेड होती है पेट्रोल से। पेट्रोल के दाम ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या दालें, क्या सब्ज़ी और जितनी भी घरेलू चीज़ें होती हैं सब ऑलरेडी महंगी हैं। और इस समय वैसे भी वॉर की चल रहा है, तो वॉर के बाद भी ये एक्सपेक्टेड है कि अगर पेट्रोल बढ़ा तो चीज़ें तो और महंगी हो जाएंगी। तो हम लोगों के लिए तो घर चलाना और मुश्किल हो जाएगा। नोएडा की रहने वाली दीपा और नीतू ने यूपी की नई सरकार चुनने के लिए वोट तो दे दिया, लेकिन अब वो ये सवाल कर रही हैं कि क्या सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक दल अपना वादा निभाएंगे, लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाएंगे। क्योंकि सब ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के जो दाम नहीं बढ़ाए गए वो अब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल क्लास के घर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। दूध के भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है। अभी तो अब बच्चों को पिलाना तो दूर की बात है, हम चाय के लिए जो डेली की हमारी नीड है वही पूरी हो जाए तो बहुत है। और प्याज है और आलू, जो बेसिक जो नॉर्मल सी, टमाटर भी ले लीजिए, हर चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं इस समय। और गैस तो है ही, गैस तो 1000 रुपये की हो गई है, तो आप सोचो कि बहुत मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को एडजस्ट करना। यानी आम परिवार के लिए महंगाई पहले से ही मुसीबत बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों में खाने पीने की चीजों के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं वो सबकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। एक गृहिणी अपनी गृहस्थी के लिए किस तरह से खरीदारी कर रही है इस महंगाई में, आइए जानते हैं। आइए चलते हैं इनके साथ और देखते हैं कि किस तरह से अपना जो राशन है वो ख़रीद रही हैं, सब्जियां हैं वो ख़रीद रही हैं और किस तरह से पाई करके बचत कर रही हैं और कटौती कर रही हैं।
तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही किन किन चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, ये समझने के लिए हम इन दो गृहिणियों के साथ सबसे पहले सब्जियां खरीदने पहुंचे। यहाँ रेड कार्ट के साथ तमाम फल और सब्जियां सजे हुए थे। नीतू जी अपनी बास्केट में रखना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन दाम देखकर रुक जा रही थी। महंगाई में खरीदारी करना इन गृहिणियों के लिए कितना मुश्किल हो गया ये जानते हैं। नीतू जी ये बताइए कि क्या खरीद रही हैं और क्या आपके बजट में है कुछ? ये ऑरेंजेस लेने हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होते चले जा रहे हैं डे बाय डे। अब तो मुश्किल हो रहा है कि बच्चों को मैं फ्रूट्स भी दे पाऊँ, तो मैं तो नहीं ले रही हूँ इसको। कीनू पहले थोड़ा सस्ता होता था, लेकिन अभी तो कीनू के भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनार भी आप देखो, अनार भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। सारे ही फ्रूट्स बहुत कॉस्टली हैं। आप हमारी बास्केट से आप देखो कि सिर्फ जितनी ज़रूरत है आलू, प्याज, ग्रीन वेजिटेबल के नाम पे सिर्फ मैंने ये उठाया है। बाकी चीज़ें सारी मैंने कट कर दी, कोई फ्रूट नहीं उठाया, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो इस तरह से हम अपने खर्चों में शायद कटौती करने वाले हैं। फलों की खरीदारी करने आई दीपा जी भी इसी उहापोह में थी कि क्या खरीदें और क्या नहीं। कुछ लिया? फ्रूट्स लेने आई थी, क्योंकि बेटिया को थोड़े से बताए हैं डॉक्टर ने फ्रूट्स, तो फ्रूट्स इतने महंगे हैं, लूँगी, थोड़े थोड़े लूँगी। फल सब्जी के बाद हम पहुँचे राशन की दुकान पर। आप यहाँ पे क्या लेने आए? मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल देखने आई हूँ कि अभी क्या रेट है, क्योंकि 210 का है मस्टर्ड ऑयल, 200 का है ये। पहले तो 140-160 में बहुत आराम से मिल जाता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। खाने का तेल पिछले कुछ दिनों में इसीलिए भी महंगा हुआ है क्योंकि भारत अपनी जरूरत के सनफ्लावर ऑयल का एक बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से आयात करता है। लड़ाई के कारण सप्लाई रुक गई है और उसका असर इन दुकानों तक पहुंच गया है। दुकानदार का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी चीजों के दाम बढ़ना तय है। आगे महंगा हो रहा है। मैं एक्चुअली यही बाहर से आता था और वहाँ मैं देख ही रहे हैं आप, लड़ाइयाँ चल रही है, कच्चा तेल वहीं से आता है और मैम वहाँ पे अगर वहाँ से सप्लाई नहीं आएगी तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। ये महंगाई का ही असर है कि नीतू जी यहाँ जो कुछ खरीदने आई थी वो सारी चीजें नहीं ले सकी। अभी देखिए ये छोटे छोटे से पैकेट हमने केवल लिए हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें लिए हैं हमने। जहाँ हम पहले 2-2 किलो और 3-3 किलो हमारे घर में राशन आया करता था, अभी आधा किलो में कन्फाइंड हो गया है और उसके बाद भी हमारा 1000 के करीब करीब पहुँच गया है। तो आप बताओ हम कहाँ पे सेविंग कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? अब इसी में ही हमें अपना पूरे महीने का निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यही है इफ़ेक्ट, जो भी महंगाई बढ़ रही है और आगे जो बढ़ने वाली है। मेरे ख्याल से आगे महंगाई और बढ़ेगी तो हमारे ये पैकेट्स और छोटे होते चले जाएंगे। इसीलिए लोगों को ये चिंता सता रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या होगा। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में खाने की तेल की कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं। बीते 15 से 10 दिनों में खाद्य तेल की अगर बात करें तो खास तौर पे सूरजमुखी की तेल में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है और इसकी मुख्य वजह जो है वो दोनों देशों के बीच में युद्ध है, क्योंकि अगर एक आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें तो भारत सालाना 25 लाख टन सूरजमुखी का तेल इन दोनों देशों से आयात करता है। लोगों को ये डर सताने लगा है कि अगर खाने पीने की चीजों के दाम अभी इतने बढ़ चुके हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा। सूर्यमुखी का तेल में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जो पहले 130 से 132 रुपए लीटर रेट था, उसका आज की तारीख में 160 to 165 हो गया, 160 से 165। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत $10 बढ़ने से महंगाई दर आधा फीसदी तक बढ़ जाती है। पिछले 2 महीनों में कच्चे तेल के दाम में लगभग 50% उछाल आ चुका है। माना जा रहा है कि जैसे ही भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो रोजमर्रा की जरूरत की बहुत सी चीजें पहले ही महंगी हो चुकी हैं। जैसे क्रैक जैक बिस्किट के दाम 18% बढ़ चुके हैं। टाइगर ग्लूकोज बिस्किट के दाम में 15% इजाफा हुआ है। आइस टी 11% महंगी हो चुकी है। कॉफी 6%, टूथपेस्ट 7 से 11%, माउथ वॉश 7 से 15%, साबुन 4 से 6% और टॉयलेट क्लीनर 16% तक महंगा हो चुका है। मुंबई के मीरा रोड में रहने वाले इस परिवार ने आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ने के डर से महीने का राशन पहले ही इकट्ठा कर लिया है।
पूरे महीने का, चाहे वो कपड़े धोने का साबुन हो, खाने पीने के सामान हो, या जो भी चीज़ें हमें जो डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, वो तो सारी चीज़ें लेके आते हैं। महंगाई की मार राशन की दुकानों से लेकर सर्राफा बाजार तक नजर आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण श्रीनगर के सबसे बड़े सोना बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। खरीदार से लेकर दुकानदार तक चिंता में है कि अगर यही हाल रहा तो आगे क्या होगा। मार्केट में देखिए हर एक चीज महंगा बिक रहा है। एक चीज एक साइड ये, दूसरे साइड ये कि लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो ये डबल स्वॉर्ड है ये। इट कट्स कॉमन मैन फ्रॉम बोथ द साइड्स, टॉप एंड एज वेल एज बॉटम। एक तरफ से तो वो खरीद नहीं सकता है, दूसरी तरफ से उसके पास पैसा भी नहीं है। अच्छा, जब पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है तो फिर बिजनेसमैन डाउन हो गया बेचारा। सोने में तकरीबन 5-10 दिनों से 500-600 चढ़ा है। ये हमारे लिए भी बहुत, मतलब हमारे काम पे बहुत असर पड़ा है। बिजनेस ठप है इस वक्त, मतलब हमारे कारीगर भी वो भी बैठे हैं, दुकानदार भी बैठे हैं। यानी महंगाई के कारण आने वाले वक्त में लोगों के कारोबार और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। क्या यूक्रेन युद्ध खत्म होने का वक्त आ गया है? क्या कल ही हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध का आखिरी दिन? एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं कुछ ऐसे रशियन डॉक्यूमेंट। क्या कल तक खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया को डराकर रखने वाला ये रूस यूक्रेन युद्ध? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति झुकने को तैयार हो गए। Контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але й масштаб нашої відповіді. अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के बाद अपना बयान जारी करके वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 बातें कही। यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता की कोशिश छोड़ने को तैयार है। यूक्रेन अब डोनबास के दोनों इलाकों की स्वतंत्रता पर भी विचार करेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैनिक कार्रवाई के पीछे 3 बड़े मकसद थे। रूस की 2 मांगों पर तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगभग तैयार नजर आते हैं, लेकिन जो तीसरा मामला जिस पर पेंच अब तक फंसा हुआ है वो है यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन। रूसी सेना के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं वो बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इस पूरी सैनिक कार्रवाई को 15 दिनों में खत्म करना चाहते थे। 15वें दिन तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद रूस अपनी 2 मांगे मनवाने में कामयाब दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर क्या था 15 दिन में यूक्रेन फतह का पूरा प्लान? ये दस्तावेज दरअसल वो नक्शा है जिसके ऊपर रूस यूक्रेन की सेना से हासिल इन डॉक्यूमेंट्स और मैप्स के जरिए समझा रहे हैं मशहूर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवी। ये जो दस्तावेज है इसके अंदर जो मैप है, सबसे पहले मैं उस मैप को समझाता हूँ कि ये मैप में क्या है। ये दस्तावेज दरअसल वो नक्शा है जिसके ऊपर रूसी फौज का टैक्टिकल प्लान बना हुआ है और ये टैक्टिकल प्लान है इस पोजीशन को कब्जा करना। यूक्रेनी सेना की पोजीशन नीले से मार्क है और रशियन आक्रमण का जो प्लान है वो लाल पेन से, लाल स्याही से ये मार्क किया गया है कि दरअसल ये जो निशान है ये रूसी रेजिमेंट हेडक्वार्टर का है और एक रेजिमेंट के अंदर 3 से 4 मैकेनाइज्ड बटालियन होती हैं और मैकेनाइज्ड बटालियन का जो साइन है वो ये है। ये मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स हैं, ये मैकेनाइज्ड बटालियन का साइन है क्योंकि इसके एरो के ऊपर ये 2 डंडियां ऐसे लगी हुई हैं। ये बटालियन को दर्शाता है और ये इंडिविजुअल कंपनी को दर्शा रहा है कि ये 3 मैकेनाइज्ड बटालियन की कंपनियां हैं। और ये जो निशान है, ये गोल वाला, ये दरअसल रूस की रॉकेट बैटरी का है। ग्राड BM-21 रॉकेट बैटरी 40 बैरल वाला ये रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उसकी पोजीशन दिखाई गई है। और ये जो बड़ा गोला है ये दरअसल इस MBRL की रेंज है। तो ये रेंज का गोला है कि अगर यहाँ पर बैटरी होगी तो कितनी रेंज में ये फायर कर सकता है। और इनका पूरा जो मुद्दा है वो ये यूक्रेनी कंपनी है, जो लोकेशन है जो नीले से मार्क है, इसके ऊपर कब्जा करने का है। और हमला कहाँ से हो रहा है? हमला एक इस डायरेक्शन से हो रहा है, एक हमला इस डायरेक्शन से हो रहा है और
एक मूवमेंट यहाँ से हो रहा है इस तरफ से, और ये 3 तरफा जो हमला है ये फाइनली एक रशियन पोजीशन में ख़त्म होगा इसको कब्ज़ा करने के बाद। और ये जो मोटी मोटी जो लाइनें हैं दरअसल ये इनकी डिफेंसिव पोजीशन होगी कब्ज़ा करने के बाद, और ये कंपनी लोकेशन है, ये ट्रायंगल और ऊपर ये इनके डंडी का पेट कटा हुआ। तो बेसिकली ये प्लान है कि कैसे इस यूक्रेनी कंपनी के ऊपर, यूक्रेनी लोकेशन के ऊपर कब्जा किया जाएगा। दरअसल यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसे रूसी सैनिकों की 810वीं बटालियन गार्ड्स के भाग खड़े होने के बाद उनके ठिकाने पर मौजूद ये सीक्रेट वॉर प्लान के दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों की माने तो रूस के इरादे ये थे। रूसी राष्ट्रपति ने 18 जनवरी को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। हमला करने का दिन मुकर्रर हुआ था 20 फरवरी। युद्ध खत्म करने का दिन तय हुआ 6 मार्च। प्लानिंग के हिसाब से 20 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करना था, लेकिन दरअसल युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को। तो इसका मतलब यह है कि 10 फरवरी को युद्ध के 15 दिन पूरे हो जाएंगे। रूस की प्लानिंग का ये दस्तावेज ये भी कहता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव तो क्या, उसके किसी भी शहर या हिस्से पर उसे कब्जा करने का आदेश नहीं दिया गया है। युद्ध की जमीन पर यह दिखाई भी दे रहा है। रूसी सेना शहरों पर बम और गोले तो बरसा रही है, लेकिन किसी भी इलाके पर कब्जा नहीं कर रही। मतलब ये हुआ कि रूसी सेना का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करने की बजाय उसे झुकाना है, और झुकाकर उससे अपनी 3 मांगे मनवानी है। आपको एक बार फिर बता दें, पुतिन के वो 3 मकसद क्या हैं? यूक्रेन कभी भी नाटो में न जाए, यूक्रेन दोनबास को स्वतंत्र माने, यूक्रेन की सेना को खत्म किया जाए। युद्ध के 14वें दिन तक जेलेंस्की के तेवर में जो नरमी दिखाई दे रही है और वो रूस की 2 मांगों को मानने की बात कर रहे हैं, ऐसे में रूस की 15 दिन वाली वॉर प्लानिंग को सफल माना जा सकता है। ये 2 शर्तें हैं जिसके अंदर नेटो में ना शामिल होने की बात उन्होंने कही है। ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। काश ये बात पहले मान लेते तो शायद जितना नुकसान यूक्रेन का अभी तक हुआ है इतना ना होता। अगर ये बात रूसियों को समझ में आती है और ठीक लगती है तो मेरे ख्याल से यूक्रेन जो है अब और तबाही से बच पाएगा। जिस नाटो ने और उसमें शामिल 30 देश यूक्रेन की तबाही के वक्त उसके साथ नहीं आए, सिर्फ बयानबाजियां करते रहे, रूस पर प्रतिबंध लगाते रहे, उसे देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का सपना अब टूट चुका है। आने वाले वक्त में यूक्रेन ज़हनी तौर पर यूरोप से दूर जाता दिखाई देगा, क्योंकि पहले उसे नाटो में शामिल करने के उकसावे वाले युद्ध के दौरान उसके सबसे बुरे दौर में उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की का दुनिया की हकीकत से वास्ता अब पड़ा है। पश्चिम में उसके सारे पड़ोसी देश युद्ध के वक्त नागरिकों को बॉर्डर पार करने देने के सिवा कोई खास मदद नहीं पहुंचा पाए। यूएन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सिर्फ और सिर्फ बातें हुई, वोटिंग हुई, लेकिन उससे ना रूस पर कोई असर हुआ और ना ही युद्ध झेलते यूक्रेन को कोई राहत पहुंची। कहते हैं उधार के हथियारों और भरोसों के सहारे मुल्क की हिफाजत की जंग नहीं जीती जा सकती, लेकिन यूक्रेन से कुछ ऐसी ही चूक हो गई। इस बात का अनुमान कोई भी लगा सकता था कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस के लिए लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा होगा। साथ ही इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि अगर रूस किसी जंग की शुरुआत करेगा तो किसी दूसरे देश के लिए उसमें शामिल होना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जैसा कदम होगा। यूक्रेन को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है, युद्ध का सामना करना पड़ा है, और कितनी हज़ारों बिल्डिंगें, मकान, गाड़ियां और कितनी सारी अहम कीमती ज़िंदगियां तबाह हुई हैं, रिश्तेदारियां ख़राब हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, इकोनॉमी को फ़र्क पड़ा है, पूरी दुनिया के ऊपर न्यूक्लियर युद्ध का खतरा मंडराने लगा एक वक्त। तो ये सिर्फ उसी एक ज़िद का नतीजा था कि हमें नेटो ज्वाइन करना है। तो मेरे ख्याल से अब ये हट इन्होंने दूर करी है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। नाटो 30 देशों की सेनाओं का संगठन है। रूस ने यूक्रेन की जो हालत की है उसमें उसके पास अब सेना ही नहीं होगी तो नाटो में शामिल क्या होगा।
रूस की आखिरी शर्त ही यूक्रेन के बिल्कुल अकेले पड़ जाने और विश्व में बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाने का पैगाम है। आने वाले वक्त में रूस के साथ यूक्रेन के जो रिश्ते खराब होंगे वो तो अलग है, लेकिन यूरोप और अमेरिका से उसे किनारा करने की नौबत भी होगी, क्योंकि यूक्रेन सदियों तक भुला नहीं पाएगा कि युद्ध के दौरान यूरोप का कोई भी देश उसकी रक्षा में नहीं आया। जेलेंस्की अपने बयानों के जरिए बार बार मदद की गुहार लगाते रहे और पूरी दुनिया उसे अनसुनी करती रही। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन किसी भी देश पर यकीन करने से कतराएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।